जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग कैरियर मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे ज्योग्राफी का कुछ कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट में हम लोग भारत के ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी बिहार सरकार बहुत सारी वैकेंसियां दे चुकी है, हम लोग मिलकर तैयारी कर रहे हैं और आगे इस मुहिम को जारी रखेंगे, जिसमें हम लोग आज ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो जनरली जो भी एग्जाम होता है, अभी फिलहाल बिहार में एग्जाम होने वाली है, उसमें भारत के भूगोल, भारतीय भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस श्रृंखला को यहाँ से शुरू करते हैं और भारत के भूगोल के बारे में जानते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि भारत जो हमारा देश है, ये एशिया महादेश का एक देश है। एशिया महादेश में स्थित एक देश है जो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो 7वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा देश 7वां स्थान रखता है। वही अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत हमारा दूसरा स्थान पर है। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर हम लोग अभी देखें तो हो सकता है कि हमारा देश भारत जनसंख्या के हिसाब से पहला नंबर पे आ जाए। भारत हमारा एशिया में स्थित एक देश है जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसके चारों तरफ देखिएगा तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर देखने को मिलता है, बगल में अरब महासागर देखने को मिलता है। और भारत के बारे में देखें तो अभी भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन से राज्य का लोकेशन कहाँ है, कौन से राज्य जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है, कौन से राज्य किस देश के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, कौन कौन देश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, इन सबों के बारे में हमको, यानी कि भारत का परिचय, कहने का मतलब कि अगर भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक आता है भारत का परिचय, यानी कि हमको भारत के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो भारत के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर और इसको विस्तार से समझेंगे, जो यहाँ आज हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि इंडिया के बारे में हम जान रहे थे। तो इंडिया, जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी, पूरा पृथ्वी का बात करें, जैसे आप लोग ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब इस टाइप से देखने को मिलता होगा आपको, ग्लोब इस टाइप से देखने को मिलता होगा। ग्लोब पर आपको 7 कॉन्टिनेंट दिखाए गए हैं और 5 ओशियन, महासागर दिखाए गए हैं। 7 कॉन्टिनेंट में देखिएगा तो भारत हमारा एशिया महादेश में देखने को मिलता है। तो भारत का स्थिति जानने से पहले थोड़ा बहुत हमको ग्लोब का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको अक्षांश, देशांतर, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। जो ग्लोब पर, जो अर्थ पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, उनका भी नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए आज थोड़ा सा हम लोग इंडिया का विस्तार जानने से पहले थोड़ा बहुत ग्लोब को जानते हैं। तो ये हमारा ग्लोब देखने को मिलता है। ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बोल सकते हैं काल्पनिक रेखा गुजरती है। बीचों बीच से जो एक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरती है, इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। ये हमारा जो पृथ्वी को बीचों बीच डिवाइड करता है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, या फिर इसी को इक्वेटर बोलते हैं। अगर बात करें इक्वेटर, तो इक्वेटर हमारे पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करता है। इक्वेटर हमारे पृथ्वी को कितना पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन? एक करता है उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा डिवाइड करता है हमारा, दूसरा जो है डिवाइड करता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा पार्ट डिवाइड करता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। यानी इक्वेटर जो होता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करता है। कौन कौन? एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उसमें देखिएगा तो ये हमारा जो है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर भी काल्पनिक रेखाएं बनी हुई है, 0 डिग्री अक्षांश के नीचे भी काल्पनिक रेखाएं बनी हुई है। कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी काल्पनिक रेखाएं है, दक्षिणी गोलार्ध में भी काल्पनिक रेखाएं है, और ये काल्पनिक रेखाएं जाकर 90 डिग्री
पे जाके अंत होता है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे में देखेंगे तो 90 डिग्री हमारा साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ ऊपर में उत्तर में, 90 डिग्री साउथ हमारा दक्षिण में। कहने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अगर बात करें तो हमारा बहुत सारे अक्षांश गुजरते हैं। बहुत सारे अक्षांश गुजरने के क्रम में हम बोल सकते हैं, कहने का मतलब 90 लाइन गुजरती है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ऊपर 90 तक जाता है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री तक ऊपर जाता है। उसी तरह से नीचे भी देखिएगा तो करते करते 90 डिग्री तक नीचे जाएगा, यानी 1 डिग्री, ये ऊपर वाला नॉर्थ में जाएगा, नीचे वाले सब साउथ में जाएगा, 2 डिग्री साउथ में, 3 डिग्री साउथ में, और करते करते 90 तक जाता है। उसी तरह अगर देखिएगा तो ग्लोब पे एक उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखा गुजारी जाती है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक काल्पनिक रेखा गुजारी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक जैसे कि हम लोग देखें 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर और नीचे डिवाइड करता है, उसी तरह 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या करता है? पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट डिवाइड करता है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पार्ट डिवाइड करता है पश्चिमी गोलार्ध। एक पार्ट डिवाइड करता है आपका पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, और दूसरा पार्ट हमारा डिवाइड करता है पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है। तो हमने देखा कि पहले इक्वेटर हमारा जो है 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह 0 डिग्री देशांतर भी हमारा पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो हमारा भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। भारत को अगर देखेंगे तो भारत हमारा कहां पड़ता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत का स्थिति कहाँ है? यानी कि कहने का मतलब अक्षांश में कहां से कहां तक विस्तार है। उसी तरह अगर देखेंगे तो देशांतर में कहां से कहां तक भारत का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत ये जान लीजिए कि जो अक्षांश रेखा होती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक गया, तो अक्षांश रेखा जो काल्पनिक रेखा है वो डिस्टेंस को बताता है, यानी 2 अक्षांश के बीच में डिस्टेंस को बताया जाएगा। वही 2 देशांतर के बीच में हम बात करें तो समय का निर्धारण होता है। देशांतर जो काल्पनिक रेखा है, तो 2 देशांतर काल्पनिक रेखा जो है वो समय का निर्धारण करती है। वही अक्षांश रेखा का बात करें तो हम डिस्टेंस का निर्धारण करते हैं। तो डिस्टेंस का निर्धारण करने के लिए अगर देखें तो 2 अक्षांश के बीच में अगर बात किया जाए, 2 अक्षांश के बीच में बात किया जाए तो 2 अक्षांश के बीच में अगर टोटल देखें तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। 2 अक्षांश के बीच में अगर बात किया जाए तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगर वही 2 देशांतर का बात किया जाए तो 2 देशांतर के बीच में अगर टाइम का बात किया जाए, देशांतर हमारा टाइम को डिनोट करता है, तो 2 देशांतर के बीच में अगर हम टाइम का बात किया जाए तो 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। यानी कहने का मतलब 2 देशांतर के बीच में, 2 देशांतर के बीच में देखा जाए, 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट समय का अंतर होता है। यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए 0 डिग्री से 20 डिग्री देशांतर के बीच में, तो 20 गुने 4 कर लेंगे, 20 का 80 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। वही अगर अक्षांश की बात करें तो डिस्टेंस बताता है, जो कि 2 अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। हम क्या बोले? 2 अक्षांश, 2 अक्षांश के बीच में, 2 अक्षांश के बीच में दूरी। तो कोई भी देश का टाइम निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी देश का टाइम डिसाइड करने के लिए देशांतर रेखा का प्रयोग किया जाता है, और दूरी का निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखा का प्रयोग किया जाता है। यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे और जानने के लिए हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखते हैं अगला पेज में, स्लाइड में।
जैसे अगर देखें भारत का विस्तार का बात किया जाए, जैसे अक्षांश और देशांतर का देखें, तो भारत का अगर विस्तार देखा जाए, भारत का विस्तार की बात किया जाए, भारत का विस्तार का बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर, भारत का अगर विस्तार की बात किया जाए तो उत्तर से अगर दक्षिण की ओर विस्तार देखा जाए, उत्तर से दक्षिण, या फिर हम पहले देखें अक्षांशीय विस्तार। भारत का विस्तार अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। भारत के विस्तार में हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का बात किया जाए, यानी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की बात किया जाए, तो नीचे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कि इक्वेटर, जो 0 डिग्री इक्वेटर है वहां से स्टार्ट होता है अक्षांश का। लेकिन भारत इक्वेटर से नहीं शुरू होता है, भारत शुरू होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहां तक होता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक होता है। ये हमारा भारत का विस्तार। लेकिन ये जो भारत का विस्तार है, ये भारत का विस्तार हमारा मुख्य भूमि का विस्तार है। ये जो विस्तार है हमारा मुख्य भूमि का विस्तार है, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का। अब मुख्य भूमि कौन है? तो हमारा जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लद्दाख तक जो है वो मुख्य भूमि है। लेकिन ध्यान रहे कि भारत का विस्तार द्वीप के रूप में भी है। जैसे एक तरफ लक्षद्वीप देखने को मिलता है जो कि अरब सागर में है, दूसरा तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलता है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अगर ये तो मुख्य भूमि का विस्तार हुआ, लेकिन ओवरऑल का बात किया जाए, यानी कि आपका अंडमान निकोबार का भी शामिल कर लिया जाए, तो अंडमान निकोबार का शामिल करने पर, यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि अगर बात करें संपूर्ण भारत का विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का अगर बात करें, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार का अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखने को मिलता है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश देखने को मिलता है। यानी अगर भारत का मुख्य भूमि का तटीय मुख्य भूमि का विस्तार बोले तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। संपूर्ण भारत का बोले, संपूर्ण भारत का बोलने का मतलब कि इसमें हमारा अंडमान निकोबार भी शामिल हो जाएगा। इसमें हमारा कौन शामिल हो जाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होता है। अगर हम देशांतरीय विस्तार का बात करें, अगर हम देशांतरीय विस्तार का बात करें तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार का बात करें तो हमारा देश भारत का देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक है। यानी अगर भारत का देशांतरीय विस्तार यानी पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यह हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो जैसा हमने 2 स्लाइड में देखा, एक देखे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार अगर मुख्य भूमि का पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर संपूर्ण भारत का पूछे, कहने का मतलब जिसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है, तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक।
वही अगर देशांतरीय विस्तार का बात करें तो हमारा देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि भारत जो है 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत 8 डिग्री से 37 डिग्री तक फैला हुआ है। इसमें एक प्रमुख अक्षांश रेखा जो आपको 23.5 डिग्री आता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, जिसको कि हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हम अभी बताएं, जो भारत को बीचों बीच से गुजरती है रेखा, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो वो हम बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और इसी को हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 भाग में डिवाइड करती है, और जिसको कि हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब कर्क रेखा के बारे में क्या खूबी है कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्य से गुजरती है। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत में टोटल 28 राज्य है, 28 राज्य में 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले अगर राज्य का बात किया जाए, कर्क रेखा से गुजरने वाला अगर राज्य का बात किया जाए तो पहला पे आता है आपका गुजरात, गुजरात पहला पे आता है गुजरात। दूसरा बात किया जाए तो दूसरा पे आता है आपका राजस्थान, दूसरा पे कौन आता है आपका राजस्थान आता है। वही अगर तीसरा का बात किया जाए तो तीसरा राज्य जो आता है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य कौन आता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वही अगर चौथा का बात किया जाए कि चौथा राज्य कौन आता है तो चौथा राज्य आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा का बात किया जाए कि पांचवा राज्य कौन आता है तो पांचवा राज्य आपका आता है झारखंड, झारखंड। छठा का बात किया जाए तो छठा में आता है आपका पश्चिम बंगाल, छठा में कौन आता है पश्चिम बंगाल। और वही अगर बात किया जाए सातवां का कौन है तो सातवां राज्य है आपका त्रिपुरा। और आठवां का बात किया जाए तो आठवां राज्य है आपका मिजोरम, मिजोरम। ध्यान रखिएगा, तो भारत में जो है कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ध्यान रखिएगा, एक क्रम से है, तो क्रम से है तो कैसे क्रम से है? तो एक क्रम जो है हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, एक क्रम जो है हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। एक क्रम हमारा कैसे है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। क्योंकि अब एग्जाम में जो है सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं पूछता है, क्रम पूछता है। पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए या पूर्व से पश्चिम। तो अगर पूर्व से पश्चिम का पूछ ले तो सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और पश्चिम से पूर्व पूछे तो गुजरात से शुरू करेंगे और मिजोरम तक जाएंगे। तो ये हमारे कर्क रेखा के बारे में जाए जो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखने की बात है, झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कहाँ स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। तो चलिए इस टाइप से और हम ज्योग्राफी भारत का परिचय और हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको देखें, जमकर पढ़ें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इस प्रकार का ज्ञान के लिए और इस प्रकार का क्लास के लिए आप कैरियर मेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षक लोग और मोटिवेट होकर और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सके।
तब तक के लिए धन्यवाद।